अस्सलामुअलैकुम। एंटार्क्टिका दुनिया का एक ऐसा बड़ा बर्रे आज़म जहाँ ना कोई मुल्क है, ना कोई सरकार है और ना ही कोई इंडिजिनस ट्राइबल लोग जो वहाँ सदियों से रहते हैं। इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ये दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है जहाँ का टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके साथ साथ ये दुनिया की विंडियस्ट जगह भी है जहाँ 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्फ के तूफान आते हैं जो आपको अंधा करके रख सकते हैं। इसके अलावा ये दुनिया का सबसे सूखा कॉन्टिनेंट भी है, इस हद तक कि इसे एक डिजर्ट क्लासिफाइड किया गया है। साल भर में यहाँ 55 mm के अराउंड बारिश होती है और जब बारिश होती भी है तो वो फौरन गिरते ही बर्फ बन जाती है। इसके अलावा एंटार्क्टिका इतना बड़ा है कि अगर आप इसकी सैर को निकलें तो आपको 9 डिफरेंट टाइम जोन से गुजरना पड़ेगा। इन सब बातों का मतलब हुआ कि एंटार्क्टिका दुनिया की एक वाहिद ऐसी जगह है जहाँ इंसानों का इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। मगर इन सब बातों के बावजूद ऐसा नहीं है कि इस बर्रे आज़म पर कभी किसी ने कब्जा करने की कोशिश ना की हो। इस नक्शे को ही देख लें। फ्रांस कहता है कि एंटार्क्टिका का ये वाला हिस्सा मेरा है, नॉर्वे कहता है कि ये वाला हिस्सा मेरा है, ऑस्ट्रेलिया इस पूरे राइट वाले हिस्से पर क्लेम जमाए बैठा है। इसके अलावा अर्जेंटीना, यूके, चिली और न्यूजीलैंड भी एंटार्क्टिका के अलग अलग हिस्सों पर क्लेम करते हैं। तो क्या सच में एंटार्क्टिका इन अलग अलग मुल्कों में बटा हुआ है या फिर इसकी हकीकत कुछ और ही है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। The year is 1930. In New York Harbor, an escorting armada of honor clusters about a battered, weather-beaten bark, home from an historic exploration of the Antarctic. The start of one of Admiral Byrd's 6 expeditions to study the weird wonders of the amazing Antarctic. तो फ्रेंड्स, एंटार्क्टिका को जानने के लिए हमें लगभग कई हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा। अराउंड 350 बीसी में एक ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने ये कहा था कि दुनिया गोल है, और साथ ही साथ अरिस्टोटल को यह भी पता था कि दुनिया के नॉर्थ में एक ऐसी जगह है जिसे आर्कटिक कहा जाता है। अब उस वक्त दुनिया का साउथ तो किसी ने देखा नहीं था, इसलिए अरिस्टोटल ने कहा कि अगर नॉर्थ में आर्कटिक है तो जो साउथ में है उसे एंटार्क्टिक कहा जाए, यानी आर्कटिक का उल्टा। तो बस यहाँ से आगाज हुआ एंटार्क्टिक का। वैसे तो फ्रेंड्स, एंटार्क्टिका पर लोगों ने 1890s के करीब ही कदम रखा, मगर एंटार्क्टिका कई 100 साल पहले ही नक्शों में दिखाई देना शुरू हो गया था। फ्रेंच एक्सप्लोरर ने जब 1530 में दुनिया का नक्शा बनाया तो उन्हें ये बात मालूम थी कि दुनिया के साउथ में कोई जगह है, मगर उसे किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। इसीलिए उन्होंने नक्शा बनाते वक्त एंटार्क्टिका को ड्रा जरूर किया। आप इस नक्शे को ही देखें। लेफ्ट साइड पर नदर्न हेमिस्फीयर दिखाया गया है और राइट साइड पर सदर्न हेमिस्फीयर। इस सदर्न हेमिस्फीयर के बीच में इन्होंने एक बहुत बड़ी जगह को नाम दिया टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा। इसका मतलब है अननोन सदर्न लैंड। इसके करीब 200 सालों बाद 1773 में ब्रिटिश नेवल ऑफिसर कैप्टन जेम्स कुक वो पहले आदमी बने जिन्होंने साउथ साइड के सर्कल के अंदर कदम रखा। कैप्टन जेम्स कुक एंटार्क्टिका से 130 किलोमीटर दूर थे जब इन्होंने अपनी बोट को वापस मोड़ा। इन्होंने वैसे तो अंटार्कटिका की जमीन को नहीं देखा, मगर इन्होंने वो आइसबर्ग जरूर देखे जिसमें रॉक डिपॉजिट पाए गए। जब इन्होंने उन पत्थरों को देखा तो उन्हें यकीन हुआ कि हाँ, टेरा ऑस्ट्रालिस जैसी कोई जगह तो जरूर है। मगर वो एंटार्कटिका के और ज्यादा करीब इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ जाना इतना डेंजरस था कि उन्होंने बड़े फख्र से कहा, I can be bold to say that no man will never ever venture farther than I have done, and that the land which may lie to south will never be explored. ये अल्फाज जेम्स ने इसलिए कहे कि उन्हें यकीन था कि ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है कि यहाँ कोई भी नहीं पहुँच सकता, क्योंकि यहाँ हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि जहाज किसी भी वक्त किसी आइसबर्ग से टकरा सकता है। मगर उनके ये अल्फाज करीब 50 साल बाद गलत साबित हुए। अब पहली बार एंटार्क्टिका की जमीन पर किसने कदम रखा ये बात बताना काफी मुश्किल है, क्योंकि इसके बारे में काफी दो राय है। मगर फिर भी पहली अनडिस्प्यूटेड लैंडिंग हुई साल 1899 में नॉर्वेजियन कैप्टन बॉर्च क्रेविंग की, जिन्होंने एंटार्क्टिका की जमीन पर पहला कदम रखा और उन्होंने यहाँ एक पूरा कंप्लीट विंटर सीजन इस कॉन्टिनेंट पर गुजारा। और फिर इसके बाद शुरुआत हुई एंटार्क्टिका के हीरोइक एरा की, जहाँ अर्ली 90s में बहुत सारी एक्सपीडिशन और रिसर्च की गई एंटार्क्टिका की जमीन पर। और फिर इस हीरोइक एरा के बाद एंटार्क्टिका का कॉलोनियल पीरियड शुरू हुआ, जहाँ 1908 से 1942 के दरमियान 7 अलग अलग मुल्कों ने एंटार्क्टिका पर कब्जा जमाने की कोशिश की। ये मुल्क थे नॉर्वे, यूके, चिली, न्यूजीलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। इसके अलावा कई और मुल्क जैसे यूएसए, सोवियत यूनियन, जापान, स्वीडन, बेल्जियम और जर्मनी, ये सब नई एक्सपीडिशन और एक्सप्लोरेशन कर रहे थे एंटार्क्टिका की जमीन
जमीन पर बिना कोई टेरिटरी क्लेम किए। हिटलर के वक्त में साल 1939 में एक जर्मन एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन भी हुई, जिसमें जर्मन अपना एरोप्लेन लेकर गए एंटार्क्टिका की जमीन पर और वहां कुछ पिक्चर्स क्लिक करने के बाद नाजी स्वास्तिकास ड्रॉप कर दिए और ये क्लेम किया कि जहां नाजी स्वास्तिकास ड्रॉप हुए हैं वो हिस्सा आज से नाजी जर्मनी का है। अब ये वो दौर था जब तक अमेरिका ने इस पूरे मुद्दे को लेकर अपना कोई राय अमल पेश नहीं किया था, मगर 1924 में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ऑफिशियल पोजीशन अनाउंस की और कहा कि अगर कोई मुल्क एक्चुअली में डिस्कवरी करता है एंटार्क्टिका की जमीन पर तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो उसका मालिकाना हक भी रखता है। वो उसका मालिकाना हक तब रखेगा जब उस मुल्क के लोग उस जमीन पर एक्चुअली में आकर रहेंगे, और ऐसा करना तो नामुमकिन सी बात थी। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इन क्लेम्स को लेकर काफी मुश्किलात पेश आने लगी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो खास तौर पर इन मुल्कों ने अपना क्लेम मजबूत करने के लिए अपने रिसर्च सेंटर एंटार्क्टिका पर बनाना शुरू कर दिए। सबसे पहले 1954 में ऑस्ट्रेलिया ने अपना मॉसन स्टेशन रॉबर्टसन आइलैंड पर बनाया। इसके एक साल बाद अर्जेंटीना ने बेलग्रानो स्टेशन, यूके ने 1956 में हेली स्टेशन और फिर इसी तरह ये रेस बढ़ती गई। ये कब्जा जमाने की रेस इस हद तक बढ़ गई कि ऐसा लगा कि जैसे चिली, यूके और अर्जेंटीना में जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनके क्लेम्स इस हद तक पास आ गए कि वो आपस में ओवरलैप करना शुरू हो गए। आप इस नक्शे में एंटार्क्टिका के पॉलिटिकल मैप को देखिए। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फ्रांस तो एक एक साइड को क्लेम करते हैं और इनकी टेरिटरी साफ साफ एक दूसरे से अलग है, मगर यूके, चिली और अर्जेंटीना जो क्लेम करते हैं वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। चिली के क्लेम के अंदर ब्रिटिश और अर्जेंटीना के क्लेम भी मौजूद हैं। अब इस चीज को देखकर तो साफ साफ लग रहा था कि यह रिसर्च सेंटर किसी रिसर्च के लिए नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तहत बनाए गए हैं। अब इस चीज को देखते हुए 1950 में सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट ने तमाम गवर्नमेंट को एक नोटिस इशू किया कि अगर कोई भी मुल्क एंटार्क्टिका पर उसे बताए बगैर क्लेम करता है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके तकरीबन 8 सालों बाद 1958 में अमेरिका के प्रेसिडेंट आइजनहावर ने तमाम मुल्कों को एक नोटिस सेंड किया और ये कहा कि एक ट्रीटी साइन होनी चाहिए जिसमें ये इंश्योर किया जाए कि एंटार्क्टिका हमेशा के लिए एक आज़ाद और पीसफुल जगह रहेगी। इसी बात के चलते 15 अक्टूबर 1959 को वॉशिंगटन में एक कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें यह बात की गई कि क्या ट्रीटी साइन होनी चाहिए या नहीं। और फिर फाइनली 1 दिसंबर 1959 को 12 कंट्रीज जो एंटार्क्टिका पर क्लेम कर रही थी उनके दरमियान एक ट्रीटी साइन की जाती है जिसके 12 आर्टिकल्स थे, जिनमें से 3 मेन पॉइंट ये थे कि पहला, एंटार्क्टिका सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए सबको आज़ादी होगी। और तीसरा ये कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से जो नतीजे निकलेंगे वो बाकी तमाम मुल्कों के साथ शेयर किए जाएंगे। इस ट्रीटी की मजेदार बात यह है कि इन मुल्कों ने जो ट्रीटी साइन की है उसने इन मुल्कों के क्लेम्स को खत्म नहीं किया, बल्कि ये क्लेम्स सिर्फ टेम्परेरी तौर पर सस्पेंड किए गए हैं। मतलब ये कि जो पॉलिटिकल मैप है एंटार्क्टिका का, इसमें किए गए क्लेम्स पर आज भी ये मुल्क कायम है और इसे वो अपनी जगह ही मानते हैं। इसमें सबसे बड़ा शेयर ऑस्ट्रेलिया का है जो एंटार्क्टिका का 42% हिस्सा बनता है। बस आज इस बात को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही क्योंकि वो एक पीसफुल ट्रीटी का हिस्सा है। मगर इनके इन क्लेम्स को यूएस और बाकी दुनिया के कई ममालिक भी नहीं मानते, बल्कि ये खुद भी अपने अपने क्लेम्स को नहीं मानते। इसमें नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और न्यूजीलैंड तो एक दूसरे के क्लेम्स को एक्सेप्ट करते हैं, मगर यूके, अर्जेंटीना और चिली एक दूसरे के क्लेम्स को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उनके क्लेम्स आपस में ओवरलैप करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे क्लेम्स सिर्फ और सिर्फ फर्जी हैं। मगर सोचने वाली बात यह है कि जब 2048 में ये ट्रीटी एक्सपायर होगी तो उस वक्त ये सारे के सारे टेरिटोरियल क्लेम्स इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। बहरहाल इस ट्रीटी का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि एंटार्क्टिका में साइंटिफिक रिसर्च ज्यादा की गई और जियोपॉलिटिक्स कम खेली गई। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन ने एक कमेटी बनाई जिसमें एंटार्क्टिका पर पूरी दुनिया से रिसर्चर मिलकर काम करते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया से 4500 साइंटिस्ट एंटार्क्टिका जाकर मिलकर काम करते हैं। पाकिस्तान ने भी 1991 में एंटार्क्टिका जाकर जिना एंटार्क्टिक स्टेशन बनाया और वो आज तक वहाँ एक्टिव है। इसके अलावा इंडिया, चाइना, फिनलैंड, इटली और बहुत से मुल्कों के स्टेशन एंटार्क्टिका में मौजूद हैं जिसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एंटार्क्टिका की एक पूरी जियोपॉलिटिक इंफॉर्मेशन कि कैसे एक ट्रीटी ने बहुत सारे मुल्कों को लड़ाई से बचाकर रिसर्च में लगा दिया। मगर देखने वाली बात यह होगी कि 2048 में इस ट्रीटी के एक्सपायर होने के बाद क्या ये मुल्क इस ट्रीटी को वापस रिन्यू करेंगे या फिर इस बात को लेकर कोई मुद्दा खड़ा होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मजीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।